जिसमें उसने अपने रिस्ट की कटी हुई फोटो भेजी थी। वो या तो ब्लैक देखती थी या वाइट देखती थी। हाथ पर एक लाइन खींची बहुत जोर से। इनफैक्ट रिया मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी, लेकिन मम्मी वहीं खड़ी है ना, कहीं चली तो नहीं गई। और ये लाइफ किसी भी ब्रूटल मूवी से कहीं ज़्यादा ब्रूटल है। हेलो एवरीवन, मैं साइकोलॉजिस्ट आस्था और आज हम एक नई केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। बाकी केस स्टडी के जैसे इसमें भी हमने उनकी रियल आइडेंटिटी, रियल नाम, इन चीज़ों को चेंज कर रखा है जिससे उनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये कहानी है रिया की। रिया ने अपनी ज़िंदगी में कई बार सोचा कि काश मैं होती ही नहीं, काश मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं थे, ये उनके नॉर्मल थॉट्स थे, ये उनके नॉर्मल लाइफ थी। और ये लाइफ किसी भी ब्रूटल मूवी से कहीं ज़्यादा ब्रूटल है। एक लड़की जिसको एक डिसऑर्डर होता है, जिसका नाम उसने 22 साल में पहली बार सुना, और एक सिस्टम जिसमें फैमिली, घर, सोसाइटी, स्कूल सब आते हैं, जिन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो किन चीज़ों को फेस कर रही है, वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है लाइफ में। तो आज हम रिया की पूरी लाइफ के बारे में बात करेंगे। वो हिस्सा जो शायद सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, या वो हिस्सा जो शायद आपको आपकी कहानी लगेगी, आपकी खुद की। तो रिया का घर जो है वो लखनऊ के एक मिडिल क्लास कॉलोनी में था। घर में 3 कमरे थे। वो अपने मदर फादर के साथ रहती थी। मदर जो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। पिता जो ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, उनका ये काम था। नॉर्मली फैमिली जो है वो देखने में परफेक्ट फैमिली लगती थी। पर रिया 5 साल की थी जब उसने पहली बार फील किया कि उसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी जो मदर हैं वो कभी कभी 2-3 दिन के लिए कहीं चली जाती थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ, बिना ठीक से बताए। बस एक नोट वो रख देती थी जिसमें रहता था कि वापस आऊँगी, खाना फ्रिज में है। 5 साल की रिया को नोट पढ़ना नहीं आता था। वो बस जानती थी कि मम्मी नहीं है। उसने अपने पापा को पूछा कि पापा मम्मी कब आएंगे। तो पापा बिना नज़र हटाए टीवी से उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ, वो आ जाएंगी। वो छोटी सी बच्ची पूरी रात नहीं सोती थी, दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, जैसे कि अगर उसने नज़र हटा लिया तो कोई और भी चला जाएगा। जब वो बच्ची स्कूल जाती थी तो 3 बार वो मुड़ के देखती थी। एक बार थोड़ा आगे जाकर, फिर थोड़ा और आगे जाकर, फिर एक बार ये कंफर्म करने के लिए कि मम्मी वहीं खड़ी है ना, कहीं चली तो नहीं गई। ये कोई एंजाइटी नहीं थी, ये उसका डर था। एक छोटी सी बच्ची का दिमाग ये सीख रहा था कि शायद जो अभी है वो कल नहीं होगा, जो मुझसे अभी प्यार करता है वो मुझे छोड़ के अगर चला गया तो क्या होगा। और इसलिए वो हमेशा इन चीज़ों में उलझी रहती थी। साइकोलॉजी में इसे हम अर्ली अटैचमेंट वुंड कहते हैं। जब बचपन में केयर गिवर जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं तो बच्चा ये नहीं सीखता है कि दुनिया सेफ है, वो सीखता है कि उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट रिया मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी और किसी को पता भी नहीं था ये। तो क्लास 4th में रिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था स्नेहा, और उनका एक रूल था कि सिर्फ हम दोनों ही दोस्त रहेंगे, हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। बचपन के रूल सिंपल होते हैं, पर रिया के लिए ये रूल सिंपल नहीं थे, ये रूल उसकी लाइफ थे। अभी एक दिन की बात है कि लंच ब्रेक हुआ था। रिया टिफ़िन लेकर आई स्नेहा की जगह पे। स्नेहा वहाँ थी नहीं, वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी, किसी और के साथ वो टिफ़िन शेयर कर रही थी, हंस रही थी, खुश दिख रही थी। इतनी सी बात थी, बट रिया के लिए ये बात इतनी सी नहीं थी। उसको ये बात पसंद भी नहीं आई और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वो वहीं खड़ी रही, टिफ़िन हाथ में था। 1 मिनट, 2 मिनट, ऑलमोस्ट 5 मिनट तक वहाँ वो खड़ी रही। फिर शांति में अपनी जगह पे वापस आ गई और उस दिन उसने लंच भी नहीं किया। फिर वो घर आई, अपने बैग को घर पे एक तरफ फेंक दिया। अंदर से उसको बस एक प्रेशर सा फील हो रहा था जो अपने शब्दों में वो शायद बयां ना कर पाए। ना वो रो रही थी, ना वो चीख रही थी। उसने अपने बैग से कंपास निकाला और हाथ पर एक लाइन खींची बहुत जोर से, जिससे उसको ये फील हो रहा था कि जो उसके अंदर का प्रेशर है वो बाहर निकल रहा है। और ये पहली बार था। रिया तब 9 साल की थी। फिर उसने मिरर में देखा और अपने आप से बोला कि याद रखना, किसी को भी कभी भी अपना दोस्त मत बनाना। अब अगले दिन क्या हुआ कि स्नेहा ने उसको देखा तो हाय बोला। रिया ने इग्नोर कर दिया, फिर गुस्से में बोला कि तू फेक है, तूने रूल तोड़ा है। स्नेहा कंफ्यूज थी कि कौन सा रूल, मैंने तो बस टिफिन शेयर किया था। रिया ने स्नेहा की एक बात नहीं सुनी। उसके लिए जो कल तक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, आज उसके लिए कोई नहीं है। उसके पास ये बीच का ऑप्शन था ही नहीं। उसके दिमाग में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो या तो ब्लैक देखती थी या वाइट देखती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वो बड़ी हुई। वो जब 17 साल की हुई ऑलमोस्ट, तब वो बहुत अलग दिखती थी। कॉन्फिडेंट थी,
लाउड थी, साथ में जो रहने वाली लड़कियां हैं उनकी वो फ्रेंड थी जिसके पास हर चीज़ का आंसर होता था, बट अंदर से उसको ऐसा फील होता था कि वो खाली पैन है। सेम डर, सेम स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट कॉलेज में जो उसकी पर्सनैलिटी है वो लोगों के हिसाब से बदल जाती थी। कभी बहुत लाउड रहना, कभी बिल्कुल साइलेंट रहना एक कोने में, कभी एकदम इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल बातें करना, कभी चाइल्डिश हो जाना जिसमें रोना, चुप हो जाना अचानक से, ये सब करती थी। एक दिन उसने खुद से पूछा कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, बट उसके पास कोई आंसर नहीं था। अजीब सा एक खालीपन था, जैसे उसके अंदर कोई बेस ही नहीं हो। इनफैक्ट ये जो है वो बीपीडी का कोर सिम्टम है, जिसमें होता है आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस। इंसान को जेन्युइनली नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। अब आप सोचेंगे कि बीपीडी क्या है, तो आपको आगे पता चलेगा कि बीपीडी डिटेल में है क्या। सो वो दूसरों में खुद को ढूंढता है, और जब वो लोग नहीं मिलते उसे तो वो टूट जाता है। अब जब वो 17 साल की थी तो वो पहली बार रिलेशनशिप में आई थी, जिस लड़के का नाम था समीर। समीर जो है वो नॉर्मल था, डिसेंट, केयरिंग, ठीक ठाक लड़का था। रिया ने 10 दिनों में समीर को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। सुबह उठते ही पहला मैसेज समीर को, रात को लास्ट मैसेज समीर को, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, तुम किस क्लास के बाद मुझे मिलोगे, तुम इस क्लास के बाद मिलोगे तो पक्का उसका प्रॉमिस करो। शुरू में तो समीर को ये सब बहुत अच्छा लगा। अटेंशन तो सबको ही अच्छा लगता है। 3 हफ्ते बाद समीर ने कैजुअली एक दिन ये बोला कि यार आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। नॉर्मल सी लाइन थी, पर रिया के अंदर अजीब सी एक बेचैनी होने लगी कि बिजी क्यों, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या वो किसी और के साथ है। उसने ओके लिखा। 5 मिनट बाद लिखा कि कितना बिजी हो तुम, और ढेर सारे क्वेश्चन मार्क। फिर 10 मिनट बाद उसको बैक टू बैक कॉल करने लगी। फिर सोच रही है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है ये मेरा। 15 मिनट बाद फिर से एक मैसेज कि सच बता तो किसी और के साथ है ना। समीर ने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो क्लास में था। पूरे आधे घंटे तक रिया ने खूब सारी ओवर थिंकिंग की, पता नहीं कौन कौन से सिनेरियोज बनाए। उसके बाद समीर को एक फ़ोटो भेजा जिसमें उसने अपने रिस्ट की कटी हुई फ़ोटो भेजी थी और लिखा था कि अब शायद तुम्हें टाइम मिल जाए। आधे घंटे बाद समीर ने जब फ़ोन देखा उसके हाथ कांपने लगे। उसने क्लास छोड़ा, उसको कॉल किया। रिया ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही बहुत ज़्यादा रोने लगी। समीर बोला प्लीज़ रो मत। तो रिया कहा था मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। समीर ने कहा कि तू रुक, मैं बस आता हूँ, और वो थोड़ी देर में आ भी गया। समीर को ये लग रहा था कि वो उसको बहुत प्यार करती है, बट वो प्यार नहीं था, वो पैनिक था, अबैंडनमेंट का। और रिया को ये चीज़ खुद भी नहीं पता थी। 2 महीने और चली। फिर एक दिन समीर ने उसको बोला कि रिया ये रिलेशनशिप मुझे सफोकेट कर रहा है, मैं 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और इसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। इनफैक्ट रिया के लिए सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, ये उसकी डेथ थी। 3 दिन तक वो बेड से उठी तक नहीं थी, कुछ नहीं खाया, किसी से कोई बात नहीं की। सिर्फ एक छोटा सा थॉट जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि देखा सब छोड़ के चले जाते हैं, मैं जानती ही थी। ब्रेकअप के बाद रिया ने डिसाइड किया कि मुझे अब समीर जैसा कोई नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मैं अब स्ट्रांग बनूंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 3 हफ्ते बाद वो फिर से एक लड़के को डेट करने लगी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, बस ये कि वो अवेलेबल है उसके लिए। और उसके साथ वो डेट पे जाना, उसके साथ पार्टी करना, उसके साथ थोड़े नशे करना, यही सब करती थी। और एक रात रिया काफ़ी नशे में थी, जिसके बाद उस लड़के के साथ काफ़ी इंटीमेट चीज़ें हुई। और बीपीडी का ये कोर जो सिम्टम है, सेक्सुअल इम्पल्सिविटी, रेकलेस डिसीजंस, स्पेंडिंग, सब्सटेंस यूज़। और रिया ने उस साल में ये कई बार किया, और हर बार एक ही रीज़न था कि खालीपन को भरना है। बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको ये चीज़ें चुभने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने नशे कर रही हूँ, मैं इतनी रेकलेस चीज़ें कर रही हूँ। तो वहाँ पे जाके इन्होंने वो चीज़ें करनी बंद कर दी। अब सेकेंड ईयर में इनको कबीर मिला। कबीर जो एक्चुअली में इनको बहुत अलग लगा, पेशेंट था, मैच्योर था, रिया के मूड को साइलेंटली हैंडल करता था। रिया ने सोचा यही तो मुझे हमेशा से चाहिए था, इस बार सब ठीक होगा। 3 महीने सब ठीक था, रिया खुश थी, या वो सोचती थी कि वो खुश है। पर बीपीडी की एक चीज़ है कि जब तक सब ठीक होता है तब तक उनको बिल्कुल चैन नहीं आता। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि कबीर इतना काम क्यों है, मतलब उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, या वो ऑलरेडी बोर हो गया है मेरे से। रिया उसे कॉन्स्टेंटली टेस्ट करती थी, रिप्लाई लेट करना, मैसेज को इग्नोर करना, फिर देखना कि वो मुझे ढूंढता है कि नहीं, वो मुझे बार बार मैसेज करता है कि नहीं। वो ये चीज़ छुप के देखती थी कि कबीर मुझे ढूंढ रहा है कि नहीं। और जब वो ढूंढता था तो इसका ऐसा होता था कि हाँ वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन कबीर ने नहीं ढूंढा तो उसको ये लगने लगा कि वो मुझे छोड़ रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता अब शायद। इनफैक्ट ये बीपीडी का एक पैटर्न है
टू कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग पीपल। अनकॉन्शियसली ये कि तुम प्रूव करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, और जब कोई फेल हो जाता है उसमें तो उनकी पूरी दुनिया बर्बाद सी हो जाती है, उन्हें ऐसा लगने लगता है। अब ये एक रात की बात है कि कबीर कॉलेज पार्टी में था। रिया ने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा था। रिया ने मैसेज किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। 20 मिनट हो गए। अब रिया का दिमाग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर चुका था। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या वो टायर्ड हो गया है मुझसे? क्या वो भी चला जाएगा? उसने 12 बार कॉल किए बिना रुके। कबीर ने फाइनली कॉल उठाया। बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था उधर। बोल रहा है, रिया यार पार्टी में हूँ, 1 घंटे बाद बात करता हूँ तुमको, और कॉल कट कर दिया। इसके बाद रिया की हार्ट बीट बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे, उसे पसीने आने लगा, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि लाइफ में वो पहली बार इतना अकेला फील कर रही है। फिर उसने ड्रेसर खोला, पिल्स की बॉटल निकाली, हाथ में ली और 1 2 3 करके काउंट करने लगी, और ये सोच रही थी कि अगर तुम यहाँ पे होते तो शायद मुझे ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। इनफैक्ट ये उसको मैसेज उसने कर दिया, और फॉर्चुनेटली कबीर ने मैसेज देख भी लिया। कबीर ने तुरंत कॉल किया कि क्या हुआ, सब ठीक है, और रिया ने हाथ में पकड़ी हुई बॉटल को नीचे रख दिया और फ्लोर पे बैठ गई और रोने लगी। बट उसे कोई आंसू नहीं निकल रहे थे, बट उसके जो एग्जिस्टेंस है उसको ऐसे लग रहा था कि वो ख़त्म हो गया है। कबीर ऑलमोस्ट 1 बजे रात में आया। रिया बेड पे थी, आंखें सूजी हुई थी। तो कबीर ने पूछा कि क्या हुआ, तो इतना क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक है, क्या हो गया, क्यों ऐसे एक्ट कर रही है? रिया ने कुछ नहीं बोला। फिर कबीर ने कहा कि रिया ये नहीं चल सकता, हर छोटी छोटी बात पे तू इतना ओवर रिएक्ट करेगी, कैसे चलेगा ये? और रिया ने 1 सेकंड लिया और फिर बोला, तो जा ना, सब चले जाते हैं, तू भी चला जा, तुझे भी वही करना है ना, जा, फिर क्यों यहाँ पे है? कबीर ने कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बट ये पर्सिस्टेंटली उसको फोर्स करने लगी कि नहीं, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, और इस गुस्से में कबीर भी चला गया। फिर पूरी रात वो रोती रही, सोई भी नहीं। 1 हफ्ते बाद ऑफिशियली इनका ब्रेकअप हो गया। कबीर ने ये बोला कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था, पर मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। रिया ने इस बार चीज़ नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। फिर उस दिन घर आई, कमरे में बैठी, पुरानी चैट्स खोली, स्क्रॉल करती रही। समीर के साथ सेम फाइट, कबीर के साथ सेम फाइट, सेकंड वाले के साथ सेम फाइट। डिफरेंट लोग थे, बट एंडिंग जो थी वो सेम थी। उसने पहली बार ये सोचा, या तो दुनिया में प्रॉब्लम है या तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है। और उस रात पहली बार वो खुद के लिए रोई थी कि मैं क्यों ऐसी हूँ, सब मुझे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ। और उसके पास कोई आंसर नहीं था। और अगले 2 हफ्ते तक रिया एक अजीब फीलिंग के साथ थी। ना तो एक्सट्रीम सैड थी, ना तो एक्सट्रीम गुस्सा थी, सिर्फ खाली सी थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। रात के 2 बजे फ़ोन हाथ में, किसी को मैसेज करने का मन करता था तो कुछ भी मैसेज लिखती थी कि तू ठीक है या नहीं, फिर उसको डिलीट कर देती थी। फिर सोचती थी कि वो बिज़ी होगा, फिर सोचती थी कि नहीं उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर सोचती थी कि अरे यार सॉरी, ऐसा वो मुझे इग्नोर कर रहा होगा या फिर ऐसा कुछ, फिर सॉरी फील करती थी। मतलब सेम इंसान, एक ही रात में उसके 3 अलग अलग मूड होते थे। एक रात उसने बाथरूम के मिरर के सामने खड़े होकर खुद को पूछा कि मैं कौन हूँ, और फिर से उसे जवाब में कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसको अपना चेहरा दिखा। अब एक रात क्या हुआ कि अभी इस बीच में वो एक दोस्त से बात कर रही थी। उस दिन उसने उसको रात में कॉल किया, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास। दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने 2 बार कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा। सिर्फ इतनी सी बात पे वो ट्रिगर हो गई कि कोई नहीं है, हमेशा यही होता है, अगले 10 साल भी ऐसे ही होंगे, मैं थक गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, सब कोई मुझे इग्नोर करता है। उसने ड्रॉअर खोला, वहाँ पे ब्लेड रखा हुआ था। उसने अपने हाथ में लिया और 3 कट्स लगाया, और वो कट जो है वो बहुत डीप था, बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। खून देखकर वो सिर्फ रो रही थी, बट उसको एक रिलीफ मिल रहा था, जैसे कि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर निकल गया है। इनफैक्ट बीपीडी में सेल्फ हार्म जो है वो बहुत कॉमन होता है। लोग समझते हैं कि ये जो सेल्फ हार्म है वो अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं, बट नहीं, सेल्फ हार्म जो है वो इमोशनल रेगुलेशन का टूल बन जाता है उनके लिए। जब अंदर से उनको बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो बाहर का जो दर्द है वो उनको रिलीफ देता है, काइंड ऑफ कि वो उनको जो एक प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रॉब्लम को डिस्ट्रैक्ट करती है। बट रिया को ये नहीं पता था, उसको बस ये पता था कि इसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगता है। फिर उसने बैंडेज किया, फुल स्लीव की शॉर्ट वर्ट पहनी, सुबह क्लास गई, नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने उस शाम को हमारा सेशन बुक किया, जो कि अगले दिन मॉर्निंग का था। वो आई सेशन में, आराम से बैठी, फिर सीधे वो सिर्फ ये बोल रही है कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? फिर हमने उसकी बात सुनी,
सारी केस हिस्ट्री बनाई, उसकी एमएससी की। उसके बाद 2-3 सेशन और चला जिसमें ये रिपोर्ट बना हमारा कि जो पैटर्न्स हमने नोट किया वो ये था कि जो इंटेंस अनस्टेबल रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट था, सडन एंगर, सेल्फ हार्म अर्जेस, क्रॉनिक एम्प्टीनेस, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इम्पल्सिव बिहेवियर, इमोशनल मूड स्विंग्स और डिसोशिएशन। फिर हमने उनको नॉर्मली एक दिन बोला कि ये जो तुम फील करती हो ना रिया, उसका एक नाम है। तो बोल रही है क्या नाम है? हमने बोला इसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो अचानक से वो चौंक गई। फिर बोल रही है मतलब मैं पागल हूँ? हमने बोला मतलब तुम्हारा जो इमोशनल सिस्टम है वो किसी भी इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव है और किसी ने तुम्हें कभी ये सिखाया नहीं है कि इसे हैंडल कैसे करना है। फिर वो शांत हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर बहुत कामनेस के साथ बोल रही है कि तो क्या ये मेरी गलती नहीं है? हमने बोला नहीं, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, पर ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में फिर हमने डीबीटी शुरू किया जिसे हम डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें टोटल 4 मॉड्यूल होता है। जिसमें नंबर ये होता है कि माइंडफुलनेस, पहले जानो तुम फील क्या कर रहे हो। लाइक हमने उसको पूछा कि आज क्या फील हो रहा है, तो उसका था नॉर्मल। तो हमने बोला नॉर्मल मतलब खाली, सैड या एंग्री? तो उसका था खाली। और ये जो खाली है वो एग्जैक्ट वर्ड है जो तुम्हें चूज़ करना है। और जब तुम इमोशंस का नाम दे पाते हो तुम उसे थोड़ा कंट्रोल कर पाते हो। मॉड्यूल 2 में डिस्टेंस टॉलरेंस होता है, जिसमें कि जब सब कुछ अपोजिट चल रहा हो, जब सब कुछ तुम्हारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, तो डैमेज कम करो। हमने बोला उसे कि नेक्स्ट टाइम जब अर्ज आए कि ऐसे कुछ कट वट करना है तो आइस क्यूब को हाथ में पकड़ो ज़ोर से, या फिर जो कोल्ड वाटर है उसको फेस पे डालो, या 10 मिनट एकदम फास्ट वॉक करो। और मॉड्यूल 3 होता है इमोशन रेगुलेशन, मतलब समझो कि इमोशन आ कहाँ से रहे हैं। हमने उसको पूछा कि जब कबीर ने रिप्लाई नहीं किया था तो तुम्हें क्या फील हुआ था? रिया ने बोला कि लगा वो छोड़ रहा है मुझे। हमने बोला कोई प्रूफ था उसका? तो बोल रही नहीं। तो हमने बोला फिर भी फील हुआ? तो बोल रही है हाँ फील तो हुआ। फिर हमने उनको पूछा कि ये फीलिंग जो है वो पहली बार कब आई थी? तो रिया ने बोला कि ये जब मैं स्कूल में थी ना, और जब मम्मा जा रही थी और मैंने उनको ये पूछा था कि मम्मा आप वापस कब आओगी, तो मेरे को ये पहली बार आई थी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आया कि वो समीर या कबीर को नहीं छोड़ रही थी, वो जो उसकी मम्मा है जो बार बार जाती थी उनको वो जाने नहीं देना चाहती थी। इसमें चौथा मॉड्यूल जो होता है वो होता है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, मतलब लोग या परफेक्ट होते हैं या विलेन होते हैं, ये सोचना जो है वो बंद करो। फिर हमने उसको बोला कि कबीर के बारे में 3 अच्छी चीज़ें लिखो और 3 बुरी चीज़ें लिखो। तो रिया ने लिखा था, और पहली बार उसको कम्प्लीटली बुरा नहीं लिखा था उसने, मतलब ग्रे एरिया था वो फर्स्ट टाइम था जब उसने ब्लैक और वाइट में नहीं देखा था। फिर एक सेशन में हमने उसको बोला था कि रिया जो तुम्हारा पेन है ना वो रियल है, पर तुम्हारे जो रिएक्शंस होते हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो रिया ने बोला मतलब सारी गलती मेरी है? तो हमने बोला नहीं, गलती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। एंड मोस्टली पेशेंट जो हैं वो यहीं पे थेरेपी छोड़ देते हैं, बट रिया ने नहीं छोड़ा। रिया ने बोला ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूँगी। 6 महीने बाद रिया परफेक्ट तो नहीं हुई है, अभी भी रात में उसको कभी कभी डर लगता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग करती है, कभी कभी उसे खालीपन भी फील होता है। बट एक चीज़ बदल गया है कि अब वो मैसेज इग्नोर के मैसेज की जगह ये लिख के भेजती है कि हे मुझे थोड़ा एंशियस फील हो रहा है, कैन वी टॉक व्हेन यू आर फ्री। सेम फीलिंग है बट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, जो एक दिन आपको दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान समझता है और अगले दिन आपको स्ट्रेंजर समझने लगता है, जो खुद को हर्ट करता है क्योंकि अंदर से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है? और आपने भी कभी ना कभी उसको ये बोला होगा कि ड्रामा मत करो, इतने सेंसिटिव क्यों हो तुम, नॉर्मल रहा करो। वो सब नॉर्मल होना चाहते हैं, वो भी चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल होना चाहता है। सो बीपीडी जो है वो ट्रीटेबल है, उसके लिए डीबीटी जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर का ध्यान रखिए और बाय बाय।